हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? अच्छी चल रही होगी। और जिसका किसी का 10th को एग्ज़ाम है, किसी को 11th में एग्ज़ाम है, तो काफ़ी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने PYQ शेयर किया था कंप्यूटर का और कुछ इंग्लिश का शेयर किया था, तो वो दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। वहाँ मैंने ट्रिक भी बताया कि कैसे इंग्लिश में पहचानेंगे चीज़ों को। तो वो अगर उतना देख लेते हैं तो कई क्वेश्चन आपके वहाँ से फंस जाएंगे। सेकंड थिंग, कंप्यूटर के ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नया कुछ मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या है, PYQ से मिल जाएंगे। तो अभी क्या किया है मैंने कि जो GS से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 55 क्वेश्चंस मैंने लिए जो बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, वही मैंने उठा के यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो एक एक क्वेश्चन हम इसको मतलब आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने यहाँ लिया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ डिटेल के साथ ही डिस्कस करेंगे। और एक बार ये देख लेंगे ना, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और आप अच्छा करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो मेन रूप से जाने जाते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता एंड सेकेंड आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज की बात करें कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे और इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। वहीं अगर मोहनजोदड़ो बाई चांस इस बार कई बार हड़प्पा पूछा तो इस बार मोहनजोदड़ो पूछ ले, तो मोहनजोदड़ो भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, यानी पहले हड़प्पा की खोज हुई और ये हड़प्पा की जो खोज हुई थी ये रावी नदी के तट पर हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर इसकी खोज की गई थी। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल संख्या कितनी है? 4 है, 4 वेद हैं। अगर हम बात करें 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है एंड एक क्या है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। ऋग्वेद जो है ये जो मंत्र के उच्चारण हैं उससे संबंधित है। ठीक है, और यजुर्वेद यज्ञ वज्ञ से संबंधित है। सामवेद गायन से संबंधित है, छंद वंद से संबंधित है। और वहीं अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे मंत्र, वो क्या नाम है उसका, औषधि है, जादू टोना है, इन सब की बात की गई है। तो इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या है, दीन इलाही किसने चलाया था? दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। दीन इलाही अगर पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। अकबर ने कई चीज़ें चलाई थी, जैसे तीर्थ यात्रा कर जो है ये किया था इन्होंने, दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और बाल विवाह के उसमें किया था, दीन इलाही किया था अकबर के द्वारा। और लेकिन अगर ये पूछ ले कि दीन इलाही इन्होंने कब किया था, तो 1582 में। कहीं कहीं 81 भी दिया रहेगा, 82 दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई भी है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, 1582 में दीन इलाही की स्थापना इन्होंने चलाया था, दीन इलाही। और अगर बात करें कि इसमें कि इसका उद्देश्य क्या था दीन इलाही का, तो जो इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म, ईसाई धर्म, मतलब जो धर्म थे उन सभी धर्मों को मिला करके क्या था, सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। ये इसका क्या था, उद्देश्य था एक तरीके से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एक मिनट, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कई जगह पर हुआ था, मेरठ में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, झांसी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, हर जगह पे अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें कब हुई थी 1857 में, तो मेरठ में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में? ब्राह्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अशोक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन देखिए, मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित 2 क्वेश्चन 2 बार में पूछा है। तो गौतम बुद्ध के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो ये हैं, एक मिनट,
कौन है ये? महावीर स्वामी है। एक मिनट, बार बार हो जा रहा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। और 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो है ये ऋषभनाथ हैं। पहले अगर पूछ ले पहला तीर्थंकर कौन है तो ऋषभनाथ हैं, और 23वें जो है 23rd नंबर के पार्श्वनाथ हैं, और 24वें जो है महावीर स्वामी हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पूछे तो ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करें पानीपत के युद्ध के तो इसके टोटल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। 1526 में जो 1526 में हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 का जो युद्ध था पानीपत का, उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, जिसमें और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और दूसरा युद्ध जो है पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये लड़ाई। अकबर और हेमू के बीच हुआ था लड़ाई। और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। तीसरी जो पानीपत की युद्ध है वो 1761 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों, ये क्वेश्चन बहुत पूछता, थर्ड वाला भी बहुत पूछता, पहला वाला भी। तो थर्ड वाला जो था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें जो अब्दाली था वो जीत गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा तीनों युद्ध। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अकबर से भी कई क्वेश्चन आए हैं तो अकबर वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाए पूछ ले, असहयोग आंदोलन पूछ ले तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 हुआ था। ठीक है, अगर चंपारण पूछ ले, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 हुआ था। खेड़ा आंदोलन पूछ ले कब हुआ था? तो 1918 हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन, जो अहमदाबाद जो आंदोलन था ये भी 1918 में हुआ था। यानी अगर क्रमशः पूछ ले कि सबसे पहले कौन सा होता है, चंपारण हो गया 1917, खेड़ा उसके बाद हुआ था। ये जो था किसानों से संबंधित था। और ये चंपारण जो है, चंपारण ये आपका 1917 में जो हुआ था, ये नील की खेती करने के उसमें हुआ था। और एक है अहमदाबाद आंदोलन है। अहमदाबाद ये जो मिल श्रमिक थे, टेक्सटाइल के श्रमिक थे, उनके उसमें हुआ था, हड़ताल हुआ था। और ये अहमदाबाद वाला जो है ये पहला क्या था? भूख हड़ताल इसी में किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद हो गया। फिर वही मैंने क्या बताया, एक अभी मैंने जस्ट क्या बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और अगर ये पूछ ले क्या नाम है उसका, खिलाफत आंदोलन पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और चौरी चौरा कांड पूछ ले तो 1922 में। अगर ये पूछ ले क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब आपको मतलब ऑन टंग होना चाहिए ये सारे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी का ये है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी संविधान सभा की? 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। अब आते हैं, ये देख लेते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल का, अगर यहाँ पे देखें तो अगर देखें तो राजस्थान, क्रमशः देखें तो राजस्थान पहले नंबर पर है। दूसरे में कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। क्रमशः अगर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों याद कर लीजिए। क्रमशः भी पूछ सकता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? तो ये हो जाएगा 8 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य? तो जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कर्क रेखा भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्य से ऐसे होकर के जाएगी। ठीक है, तो गुजरात को टच करेगी और राजस्थान को टच करेगी। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, बीच में एमपी पड़ता है तो एमपी को टच करेगी। मध्य प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो ये किसको करेगी? छत्तीसगढ़ को करेगी। झारखंड को करती है टच। ठीक है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य आपको याद कर लेने हैं। देखो लाइन से ऐसे लेते चलो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। मेरे साथ रट लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब ऐसे लाइन से याद कर लो तो याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार और बता दे रही हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो ये गुजरती है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये जो है ये भारत के बीच से गुजरने वाली एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा ऐसे जाएगी नदी, तो एक बार ऐसे काट के फिर ऐसे करके चली जाए, यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, अगर ये पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप लगाएंगे गोदावरी। लेकिन वही पूछ ले भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तब लगाएंगे आप, 1 मिनट मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता रही हूँ। अगर पहले नंबर पूछ ले भारत की सबसे लंबी, इसको हटा दूँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लगाएंगे आंसर गंगा। लेकिन अगर ये पूछ ले भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप लगाएंगे गोदावरी। लेकिन वहीं ये पूछ ले, अगर यहाँ पे ये पूछ लेता भारत ये कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप लगाते हैं गोदावरी। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आप लगाते हैं कृष्णा। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। मानसून भारत में किस दिशा से आता है, तो साउथ वेस्ट आता है, दक्षिण पश्चिम। इसको कहते हैं कि जो हमारे भारत में मानसून, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत में वर्षा किस तरफ से आने वाली पवन से होती है, तो कहते हैं दक्षिण पश्चिम पवन से हमारे भारत में क्या होती है, मानसून आता है। किस हवा से, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से होता है। क्लियर हो गया। और अगर ये पूछ ले कि नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे यहाँ ये पूछ ले कि उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कहाँ से आता है, ये जो है आपका यहाँ भूमध्य सागर से। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना फैक्ट, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान से एक ध्यान और रखिएगा कि लूनी नदी जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भारत में बोला है, देख लो ब्रैकेट में कर दिया कि भारत में। ठीक है, तो भारत का सबसे ज़्यादा जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा से। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना हुआ, गंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और माजुली द्वीप पूछ ले किस नदी के पास है, माजुली द्वीप, तो ये किसका हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और सुंदरबन डेल्टा पूछ ले तो गंगा आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है, ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है इसी जलोढ़ मिट्टी का हमारे उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं कि भारत में चाय उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है, तो असम है, असम। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये अभी भी क्या है, अभी भी इसमें क्या है, वलन की क्रिया जारी है, अभी भी इसमें वलन की क्रिया जारी है। इसको युवा पर्वत भी कहते हैं, हिमालय पर्वत को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। मानसून ब्रेक का अर्थ क्या है, मानसून ब्रेक का अर्थ क्या हो गया कि वर्षा में अस्थायी रूप से क्या हो गई,
रोक कमी हो गई है, रोक लग गया है। नेक्स्ट क्या, भारत का मानक समय किससे लिया जाता है? तो इलाहाबाद में एक क्षेत्र है नैनी, वहाँ से लिया जाता है। अब जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष किसे माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अध्यक्ष ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी, अगर पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी, तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये बाद में कौन बन जाता है? राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं और ये स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं। मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? तो टोटल 6 अधिकार हैं, पहले 7 अधिकार थे। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया और 44वें संशोधन के तहत, 44वें संशोधन के तहत, 44वां संशोधन 1978 के तहत इसमें संशोधन किया गया और 300 काम में डाल दिया गया, 300 काम में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार अब 6 हो गए हैं। तो कौन सा हो गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक मिनट देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो कौन सा अधिकार मैंने बताया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और क्या हो गया आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के, एक मिनट इसको क्रम से लाइन से विथ आर्टिकल बता देती हूँ। समानता का अधिकार, वैसे मौलिक अधिकार टोटल, एक मिनट मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में आता है, ये भाग 3 में आता है और इसमें कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से 35 है, आर्टिकल 12 से 35 है। तो इतना तो ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस में है, किस भाग में है, और ये पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बताएंगे कि वो 6 अधिकार कौन से। तो जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार में आर्टिकल जो है वो 14 से 18 तक जाता है, 14 से 18 तक जाता है, ठीक है। और वहीं दूसरा देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक जाता है, ठीक। और तीसरा जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा जो है आपका शोषण के, इसको हटा दे रही हूँ, तीसरा जो है आपका तीसरा अधिकार वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें जाता है 23, 24, 2 आर्टिकल इसमें रहते हैं। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपका जाता है 25 से 28 तक जाता है, 25 से 28 तक जाता है, ठीक है। और आपका पांचवा जो है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29-30 तक क्या बोली हूँ, संस्कृति, हाँ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 30 जाता है। और लास्ट का जो है ये है छठवां संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जो आर्टिकल आपका 32 में है। और इसी आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकार जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है, ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आप लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वाद योग्य है। और हाँ, मौलिक अधिकार के उल्लंघन, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है, और आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो कितने सदस्य, लोकसभा के सदस्य मतलब कितने साल के होने चाहिए कि उनको सदस्यता हो जाती है? तो 25 साल कम से कम होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और इनका कार्यकाल जो होता है 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्या, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI है, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 1950 को हुई थी योजना आयोग। एक होता है योजना आयोग और एक होता है NDC। NDC का मतलब पता है आपको कि राष्ट्र, इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। और योजना आयोग ये आपका
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये योजना आयोग भी आपका इम्पॉर्टेंट है ये। और योजना आयोग को अब नीति आयोग कह दिया गया है, नीति आयोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2014 में क्या किया गया था, योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। अगर योजना आयोग के बारे में और डिटेल आपको जानना हो तो कहिए, बता दूँ, ठीक है। बता ही दे रही हूँ कि एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो क्या मतलब एग्जैक्ट डेट 15 मार्च 1950, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और यही योजना आयोग जो है आगे चल करके नीति आयोग में कन्वर्ट हो जाता है, नीति आयोग में बदल दिया जाता है। और नीति आयोग में कब चेंज किया जाता है, 1 जनवरी 2015। तो ये दोनों जो डेट है वो एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि योजना आयोग 15 मार्च 1950, और अगर नीति आयोग में कब कन्वर्ट हुआ तो 1 जनवरी 2015 में ये कन्वर्ट हो गया। और इसका भी अध्यक्ष वही होता है जो योजना आयोग का। और क्या ये संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका। ये जो है, और एनडीसी जो मैंने बताया, एनडीसी जो राष्ट्रीय विकास परिषद मैंने बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा, ये आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो क्या हो गया ये? त्वचा। रक्त का लाल रंग किसमें है? हीमोग्लोबिन में है। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की अधिकतम गति जो होती है वो निर्वात में होती है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधों में भोजन पत्तियों से होता है। कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। दायां अलिंद, बायां निलय करके ऊपर नीचे ऐसे होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? इसमें हीरा है। उबलते पानी का तापमान क्या होता है? ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया। उबलते पानी का तापमान अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो कितना है? उबलते पानी का तापमान 100 है। उबलते पानी का तापमान कितना? 100 है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से ये स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, ठीक है। और खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। पौधों में श्वसन होता है तो दिन रात दोनों में होता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? देखिए, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, लेकिन प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में ही होती है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है? फीमर की होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज, यानी कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? तो मुंह से ही ये शुरुआत हो जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, इस तरीके से है क्रमशः। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल मतलब जो भी बादल बनता है, जो भी मौसम संबंधी वो चीज़ें होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत किस उसमें पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं? तो सबको पता है 365। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने उस पर घूमती है? तो 24। ये भी सबको पता होगा। आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ मैंने लिया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और जस्टिस रानाडे ने 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या लिखा? 1929 का अध्यक्ष बनाया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, किसके? लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रण लिया था, व्रत लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पहली बार क्या कहते हैं, एक मिनट क्या कह रहा है? 1929 में। तो पहली बार अगर बोल दिया जाए कि पूर्व स्वतंत्रता का व्रत किस में लिया था? तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे कौन है? तो एनी बेसेंट। लेकिन वहीं पूछ ले कि पहली भारतीय महिला पूछ ले, पहली भारतीय महिला, तब सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में अध्यक्ष चुना गया था। और सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन हुआ था तो उसमें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इनका
इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन करके नाम था, एलन ऑक्टेवियन करके, तो उन्होंने की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, गोकुल दास तेजपाल, वहाँ पर किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब थे। और अगर ये पूछ ले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में वंदे मातरम का गाना जो है सर्वप्रथम गाया गया था। तो ये पूछ ले वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। और 1940 से 45 तक लगातार 6 वर्षों तक अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें मौलिक अधिकार, अभी मौलिक अधिकार के बारे में बताई हूँ ना कि 6 पूरा है, तो मौलिक अधिकार का संकल्प पारित किया गया था किसमें? कराची कांग्रेस 1931 अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो था 1924, जो कि कहाँ हुआ था? बेलगांव में संपन्न हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ऐसा पहला अधिवेशन कौन सा था आईएनसी का जिसमें इन्होंने भाग लिया था, तो आप क्या लिखेंगे? 1901 एक का अधिवेशन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था, और जिसकी अध्यक्षता की थी बेलगांव की इन्होंने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को कभी भी नहीं चुना गया, क्योंकि उनके नाम पर जब सहमति बनी तो वो अपने मुकदमे में पैरवी के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए हुए थे। तो चलिए आज इतना रखते हैं, और इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं और जितना मैंने डिस्क्राइब किया पूरा डिटेल के साथ, अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।